हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, रंजीत में आप सबका स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं नंद वंश का। ठीक है, तो नंद वंश का जो शासन काल 344 से 321 ईसा पूर्व तक आता है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे इसको। तो इसको हम लिखते हैं इस वंश का। ठीक है, इस वंश का संस्थापक महापद्म नंद थे, जो 344 ईसा पूर्व में 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त करके नंद वंश की स्थापना की। तो देखिए इसको, ये था नंद वंश। ठीक है, तो नंद वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था महापद्म नंद। ये 344 ईसा पूर्व में क्या करता है, शिशुनाग वंश की समाप्त करता है और नंद वंश की स्थापना करता है। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। चलिए, मेरा अगला पॉइंट है कि इन्होंने उपाधि एक लिया था। उपाधि इन्होंने लिया था एकराट। क्या एकराट, या इसी को बोला जाता है एक छत्र बोला जाता है। एक छत्र, एक राट या एक छत्र की उपाधि इन्होंने लिया था। ठीक, और इसे आगे चलते हैं। तो ये पॉलीग्रंथों में इन्हें उग्रसेन कहा गया। क्या उग्रसेन कहा गया। चलिए देखिए, जो ये पॉलीग्रंथ में इन्हें उग्रसेन के नाम से जाना था। उग्रसेन के नाम से किस जाना जाता है, तो महापद्म नंद को जाना। उपाधि क्या लिया था, तो एक राट एक छत्र की उपाधि इन्होंने लिया था। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं। तो पुराण था। चलिए देखते हैं इससे आगे हम कि पुराणों में महापद्म नंद को परशुराम का दूसरा अवतार बताया। परशुराम का दूसरा अवतार बताया है। तो देखिए, जो पुराणों में महापद्म नंद को परशुराम का दूसरा अवतार बताया है। ठीक, अभी इससे आगे हम चलते हैं। मेरा अगला पॉइंट इसमें है। चलिए देखिए कि महापद्म नंद ने, जो महापद्म नंद था, महापद्म नंद ने, देखिए ये था इक्ष्वाकु, अस्मक, काशी, इक्ष्वाकु, अस्मक, काशी और मैथिल, कलिंग, यादव को क्या किया, इस सभी को विजय प्राप्त करके इसे मगध में मिलाया। ठीक है, इक्ष्वाकु, अस्मक, काशी, मैथिल और कलिंग को किसने, तो मगध में मिलाया था। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं कि जो सबसे अधिक विस्तार मगध का, आगे लिखिए, मगध का सर्वाधिक विस्तार इसी के शासनकाल में हुआ था। इसी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो मगध का सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था, तो महापद्म नंद के शासनकाल में सबसे अधिक विस्तार हुआ था। ठीक है, और इसके बाद इससे आगे चलते हैं। तो इसके दरबार में, चलिए देखिए इससे आगे, कि व्याकरण
व्याकरण व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि, जो पाणिनि था, जो इसी के समकालीन था, इसी के समकालीन था। जो ये व्याकरण के महान विद्वान था पाणिनि, कौन था? पाणिनि। पाणिनि था जो किसको? तो महापद्म के समकालीन था। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि इस वंश का अंतिम शासक था जो घनानंद था। देखिए इस वंश का इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद था। ठीक है, अब थोड़ा सा घनानंद के बारे में जानते हैं कि देखिए घनानंद, चलिए, तो ये जो घनानंद था इसी के शासनकाल में सिकंदर आक्रमण किया था। क्या किया था? आक्रमण किया था। कब क्या था? 326 ईसा पूर्व में किया था। 326 ईसा पूर्व में क्या था? भारत पर आक्रमण किया था। किसने? तो यूनानी शासक था सिकंदर। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कि इस वंश का अंतिम शासक था घनानंद हुआ करता था, जो घनानंद के समय में यूनानी शासक था सिकंदर, जो 326 ईसा पूर्व में भारत पे आक्रमण करता है। और ऐसा माना जाता है कि जो नंद वंश के शासक था उसके पास सैन्य शक्ति बहुत मजबूत था। जब सैन्य शक्ति मजबूत था तो सिकंदर का जो सेना था, उसको पता था कि जो नंद वंश का शासक है उसके पास बहुत मजबूत सैन्य पावर है। तो इन्होंने व्यास नदी था उसको पार करने से इनकार कर दिया था। यानी सिकंदर का जो सेना था वह नंद वंश के डर से व्यास नदी को पार करने से क्या किया? इनकार किया था। अब इसके बाद एक कहानी है कि जो एक घनानंद था, इनके दरबार में एक व्यक्ति रहता था, उनका नाम था चाणक्य। ये ब्राह्मण था। क्या था? ये ब्राह्मण देव। ऐसा माना जाता है कि चाणक्य ने इनको एक बार बेइज्जती कर दिया था। ठीक है, जलील करके दरबार से निकाल दिया गया था। और ऐसा माना जाता है कि जिस समय घनानंद ने इनको जलील करा था, दरबार से निकाल रहा था, उस समय उनको जो माथा पे शिखा बंधा हुआ रहता है वह खुल गया था। और उसी समय चाणक्य ने प्रण लिया था कि भाई तुम्हारा साम्राज्य के हम विनाश करेंगे। क्या करेंगे? विनाश करेंगे। ये मान लेता है चाणक्य कि हम घनानंद के वंश को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। उसके बाद ये व्यक्ति इतना तो करके चला जाता है। फिर रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ये व्यक्ति को यह चाणक्य ले जाते हैं और इनको शिक्षा दीक्षा देकर इतना मजबूत करते हैं कि घनानंद को बर्बाद कर सकें। जब चंद्रगुप्त मौर्य के पास सहन शक्ति, विद्या सब कुछ आ जाता है, तलवारबाजी सब सीख लेते हैं, उसके बाद नंद वंश पे आक्रमण करता है और नंद वंश को पूरी तरह से क्या करता है? पराजित कर देता है। पराजित करके फिर मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो इसे आगे देखिए मौर्य वंश। जो मौर्य वंश इसका शासन कर जाता है 321 से 184 ईसा पूर्व तक आता है मौर्य वंश। ठीक है, और मौर्य वंश में सबसे जो प्रतापी राजा था और सबसे पहला राजा था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो लिखिए चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य ये आते हैं 321 से, इसका शासन 298 BC तक होता है।
ठीक है। 321 से 298 ईसा पूर्व तक आता है चंद्रगुप्त मौर्य। अब इसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, पॉइंट वाइज पॉइंट लिख लीजिएगा। ठीक, अब चलिए पहला जो चंद्रगुप्त मौर्य, तो देखिए इसको सेंट्रोकस के नाम से जाना जाता है। पहले लिखिए इसको सेंट्रोकस, सेंट्रोकोटस कोटस। इस सेंट्रोकस था, इसको दो व्यक्ति ने कहा था। ठीक, पहला था जस्टिन, जस्टिन और दूसरा था स्ट्रेबो नाम का व्यक्ति, स्ट्रेबो, स्ट्रेबो। ये दोनों मिलकर इसको कहा था सेंट्रोकल, सेंट्रोकोटस कहा था, सेंट्रोकोटस कहा था। तो इस चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस किसने कहा था? तो जस्टिन और स्ट्रेबो के द्वारा इसे सेंट्रोकस कहा गया था। ठीक है, और इसका जो पुष्टि करता है, इसका पुष्टि ये कहता है विलियम जोन्स, विलियम जोन्स ने इसकी पुष्टि की, इसकी पुष्टि किया। ठीक है, तो जो सेंट्रोकस कहा जाता है, जस्टिन स्ट्रेबो ने किसको कहा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था, और इसका जो पुष्टि किया था वह विलियम जोन्स ने इसको पुष्टि किया। ठीक है, फिर इसके बाद एगो इंट्रोकोटस कहा जाता है, इंट्रोकोटस। ये किसने कहा था? इंट्रोकोटस। तो देखिए दूसरा इंट्रोकोटस, इंट्रोकोटस इसको भी दो व्यक्ति ने कहा था। इंट्रोकोटस का जो था, इनको दो व्यक्ति था। ठीक है, पहला व्यक्ति था, उनको नाम था प्लूटार्क, प्लूटार्क, प्लूटार्क व्यक्ति था जिसने इंट्रोकोटस कहा था इसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। और एक था एरियन, एरियन। ये दो व्यक्ति था जिन्होंने इंट्रोकोटस कहा था किसको? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, इसके बाद इससे आगे चलते हैं कि इनका गुरु कौन थे? गुरु, इनको शिक्षा दीक्षा गुरु, गुरु गुरु कौन था? चाणक्य था। चाणक्य के सहायता से, देखिए चाणक्य के सहायता से इन नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना किया। मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, तो देख लीजिए कि जो इनको गुरु का नाम था चाणक्य था। ठीक है, इसके सहायता से नंद वंश को अंत करके मौर्य वंश की स्थापना की। तथा इसी में तो अगला लिख लीजिए, आगे लिख लीजिए। चाणक्य का पुस्तक, चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, जिसमें मौर्य वंश का राज्य व्यवस्था का जानकारी मिलता है। ठीक है, जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है, ये कितना समझ आता है कि इकोनॉमिक्स का पुस्तक है? नहीं भाई, अर्थशास्त्र पुस्तक है, ये लिखा था चाणक्य ने लिखा था। ठीक है, लेकिन ये पुस्तक है मौर्य वंश का जो राज्य व्यवस्था है कि किस तरह से राज्य व्यवस्था उसको चलता था, उस पर ये पुस्तक लिखा गया था चाणक्य के द्वारा। ठीक है, तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा था जिसमें मौर्य वंश के राज्य व्यवस्था को जानकारी उसमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। चलिए इससे आगे अगला पॉइंट मेरा, चलिए बेटा अगला पॉइंट इसमें देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर का उत्तराधिकारी, एक सिकंदर था, सिकंदर जो आया था, सिकंदर जो 326 ईसा पूर्व में आया था, आक्रमण किया था किस वंश पे? तो घनानामी के समय में, आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। लेकिन इसको डर से क्या व्यास नदी पारक ने इनकार कर देता है। अब क्या कहता है? सिकंदर के एक सेनापति था, सिकंदर के एक सेनापति था जिसका नाम था सिल्कस निकेटर। क्या नाम था? सिल्कस निकेटर।
जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। अब यह क्या करता है कि सेल्यूकस निकेटर पे ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ये क्या करते हैं, फिर आक्रमण कर देता है। और आक्रमण करने के फलस्वरूप क्या होता है कि जब युद्ध होता है दोनों में, तो दोनों में युद्ध का परिणाम ये निकलता है कि दोनों संधि कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? संधि। और संधि के दो भागों में जैसे बांट देते हैं, तो संधि होता है तो संधि में एक तरफ हो जाते हैं निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, एक तरफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को जो हिस्सा मिलता है, एक हिस्सा मिलता है काबुल। देखिए, काबुल, गंधार, काबुल गंधार, और मकरात और हेरात, ईरान, ये चारों जगह है जो किसको मिल जाता है, इसको मिल जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को। और इसको निकेटर को, जो निकेटर है उसको 500 सिर्फ हाथी दिया जाएगा, 500 हाथी। और उसके साथ ही इसका एक बेटी था। इसका क्या था? एक बेटी था। इसका बेटी था और इसका नाम था, इनको बेटी का नाम था कॉर्नेलिया। क्या नाम था? कॉर्नेलिया। कॉर्नेलिया इनको बेटी का नाम था। कॉर्नेलिया इनको बेटी का नाम था। ये बेटी का विवाह किससे करा देता है? चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य से शादी करवा देता है। ठीक है, इनको बेटी का। तो युद्ध का प्रभाव ये पड़ता है कि युद्ध में दोनों संधि कर लेता है। तो निकेटर था, निकेटर को सिर्फ 500 हाथी मिलता है, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करता है, काबुल, गंधार, मकरात और हेरात इस सभी को अपना अधीन कर लेता है। और साथ ही साथ इनका एक बेटी था कौनिया, इनसे इसे शादी करवा देता है। ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत एक भेजा था, उसका नाम था मेगास्थनीक। मेगास्थनीक को भेजा था और मेगास्थनीक ने एक पुस्तक लिखा था, इंडिका। तो इससे आगे हम चलते हैं। ठीक है, इससे आगे एक नोट लिख लेते हैं। नोट में लिख लीजिए कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीक को भेजा था। किसका? मेगास्थनीक को भेजा था। ठीक है, जो मेगास्थनीक इसने पुस्तक लिखा था उसका नाम था इंडिका। इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था। तो पूछता है कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दरबार में किसको भेजा था? तो मेगास्थनीक को भेजा था। और मेगास्थनीक जो भेजा था उसने एक पुस्तक यहाँ पर आके लिखा था, उसका नाम था इंडिका। ठीक है, अब बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने विस्तार किस तरह किया, साम्राज्य का विस्तार किस तरफ किया। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो विस्तार था, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार इस साम्राज्य की किया किस तरह से। देखिए, तो इसने किया, उत्तर वाला क्षेत्र था। देखिए, उत्तर वाला क्षेत्र था, उत्तर में इन्होंने हिंदकुश पर्वत से लेकर से ईरान तक क्या है इसने। और दक्षिण की बात करें, दक्षिण में कर्नाटक एवं पश्चिम की बात करते हैं, एवं पश्चिम में सौराष्ट्र, ये सभी इसने क्या किया, विस्तार किया। यहाँ तक इसका विस्तार था। उत्तर में हिंदकुश पर्वत से लेकर ईरान तक था, और दक्षिण में था कर्नाटक तक, और जो पश्चिम था यह सौराष्ट्र तक था। इतना ही इन्होंने विस्तार किया। ठीक है, इसके आगे चलते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चलिए इस आगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में क्या, शासन काल में भीषण अकाल पड़ा था। भीषण अकाल पड़ा।
ये लगभग अकाल जो पड़ा था ये 12 वर्ष तक पड़ा था। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसके शासन काल में भीषण अकाल पड़ा था। करीब 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा था, सभी जनता तबाह हो गया था 12 वर्ष तक भीषण। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया था कि मौर्य वंश अपने गद्दी को त्याग दिया। जब देखा कि यार 12 वर्ष तक क्या हो रहा है, भीषण अकाल पड़ रहा है, तो इन्होंने क्या किया, इसने गद्दी को त्याग दिया। इसने गद्दी त्याग दिया, गद्दी त्याग कर इन्होंने चला गया था, इन्होंने श्रमण बेल श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला जो कहाँ पड़ता है, ये कर्नाटक पड़ता है, कर्नाटक में। तो श्रवण बेलगोला में कर्नाटक में पड़ता है, वहां पर चल गया। वहां पे एक पर्वत था, वहां पे एक पर्वत था, देखिए थोड़ा सा समझा देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ था कि 12 वर्ष का अकाल पड़ा। कितना? 12 वर्ष का अकाल पड़ा। इस स्थिति में इन्होंने क्या किया था कि अपना गद्दी त्याग दिया। क्या किया? गद्दी त्याग दिया। और जब गद्दी त्याग दिया तब इन्होंने कहाँ चले गए? श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला ये पड़ता कहाँ पे? कर्नाटक में। तो श्रवण बेलगोला चला गया और यहाँ पे एक पर्वत था, चंद्रगिरी पर्वत। चंद्रगिरी पर्वत, ठीक है, क्या था? तो श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में है, वहां पे एक पर्वत था जो चंद्रगिरी पर्वत है। यहीं पे इसने क्या किया? तपस्या शुरू कर दिया। तपस्या इन्होंने शुरू कर दिया और सलेखना विधि से, सलेखना विधि, सलेखना विधि द्वारा, ये सलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्यागा। ठीक, तो सलेखना विधि द्वारा इनकी मृत्यु हुआ और प्राण इन्होंने त्यागा था। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था, लेकिन 298 बीसी में उसने जैन उपवास पति सलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्याग दिए थे। ठीक, तो ये जैन धर्म को मानता था। ठीक, तो ये किसको मानता था? जैन धर्म को। जैन धर्म को, जैन धर्म को मानता था। ठीक है, तो जैन धर्म किसको मानता था? तो ये मानता। और सलेखना विधि द्वारा इसने क्या किया था? अपना शरीर त्याग दिए थे। ठीक है, यही था चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। ठीक, इसके बाद एक शासक आता, उनका नाम है बिंदुसार। ठीक है, तो बिंदुसार, दूसरा फिर अशोक आया था। तो बिंदुसार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं किसको? अशोक में, सम्राट अशोक के बारे में। ठीक, तो चलिए इससे आगे चलते हैं। चलिए, अब मेरा आ गया यहाँ से बिंदुसार। बिंदुसार, तो बिंदुसार का जो शासनकाल होता है 298 से 272 ईसा पूर्व तक आता है। 298 से 272 तक आते हैं बिंदुसार। तो बिंदुसार, तो ये चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। ये क्या था? पहला पॉइंट लिखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी था। ठीक है, ये था चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। आगे चलते हैं। इसे अमित्र घाट, अमित्र घाट या सिंह सेन, सिंह सेन आदि नामों से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। ठीक है, तीस अमित्र घाट या सिंह सेन, अमित्र घाट या सिंह सेन के नाम से इसे जाना जाता है। किसको? तो बिंदुसार को। ठीक है, इसके आगे चलते हैं कि आगे है कि इसको कहानी है कि
ये अस्ट्रेव कौन सा कहता है, सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। किसको भेजा था, डाइमेकस को। अस्ट्रेवो के अनुसार सीरिया का राजा था एंटियोकस, यानी देखिए अस्ट्रेवो के अनुसार, अस्ट्रेवो को अनुसार अनुसार सीरिया के राजा, सीरिया के राजा एंटियोकस 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 ने एंटियोकस ने डाइमेकस डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के दरबार में भेजा था, ठीक है। तो डाइमेकस था, उसको दरबार में भेजा था। बिंदुसार के दरबार में किसने भेजा था, तो एंटियोकस ने भेजा था। एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए, अब क्या होता है, इसका एक बेटा था, उसका नाम था अशोक, इन्हीं का बेटा अशोक। अगला, इनके पुत्र अशोक अशोक हैं, जिन्हें जिन्हें तक्षशिला में जो विद्रोह होता है, तक्षशिला में विद्रोह दबाने के लिए भेजा था, दबाने के लिए भेजा था, ठीक है। तो इनके पुत्र नाम क्या था, अशोक, जो सम्राट अशोक के नाम से पहले जाना गया। ये था तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए किसको भेजा था, तो राजा अशोक को भेजा था, ठीक है। और उसके बाद अगला मेरा पॉइंट है कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इस वजह से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको नोट में लिख लीजिए, इसे आगे लिखिए नोट में बिंदुसार बिंदुसार आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है। तो बिंदुसार था, यहाँ से भी क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय का क्या अनुयायी था, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी कौन था, तो बिंदुसार था, ठीक है। इसके बाद जो सबसे लास्ट मेरा है अशोक। अब चलते हैं राजा अशोक के बारे में कुछ देखते हैं। चलिए लिखिए सम्राट अशोक। यहाँ से क्वेश्चन बनता है या था 269 से 232 ईसा पूर्व तक, 232 ईसा पूर्व तक। चलिए अब इसको हम पॉइंट वाइज लिख लेते हैं कि सम्राट अशोक था। तो पहला पॉइंट मेरा है कि बिंदुसार के मृत्यु के 4 वर्ष बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा था। कितना, 4 वर्ष बाद। तो लिखिए बिंदुसार की मृत्यु के बाद, बिंदुसार के मृत्यु के बाद 4 साल बाद मौर्य वंश की गद्दी पे बैठा, गद्दी पर बैठा, ठीक है। अब इसे आगे चलते हैं। गद्दी पर बैठा है। अब देखिए इससे पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था, उज्जैन का राज्यपाल था, देखिए बिंदुसार जब डेथ हो जाता है तब उसके 4 साल बाद क्या करता है कि अशोक हैं जो गद्दी पे बैठते हैं, 4 साल बाद गद्दी पे बैठते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि गद्दी पे बैठने से पहले अशोक जो थे वो उज्जैन का राज्यपाल थे, ठीक है, उज्जैन का राज्यपाल थे। समझ में आया कि बिंदुसार का जब मृत्यु हो जाता है उसके 4 साल बाद अशोक को
गद्दी पर बैठने का मौका मिलता है। उससे पहले वह व्यक्ति था अशोक थे, जो उज्जैन का राज्यपाल थे। ये मेरा पहला पॉइंट है। अब आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट मेरा है, चलिए देखिए दूसरा पॉइंट मेरा, इसी में दूसरा पॉइंट लिखिए कि पुराणों में, देखिए पुराणों में अशोक को अशोक को पुराणों में अशोक को देखिए पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में पुराण है, उसमें अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना गया है। क्या? अशोक वर्धन के नाम से जाना गया है, ठीक है। तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना गया है, अशोक वर्धन कहा गया है, ठीक है। इसके बाद वो है कि मस्की और गुर्जर जो अभिलेख है उसमें अशोक कहा गया है, उसमें अशोक को अशोक कहा गया है, ठीक है। तो चलिए इससे आगे, ठीक है, मस्की एवं गुजरा अभिलेख में अशोक को अशोक कहा गया है। तो ऐसा माना जाता है कि जो मस्की और गुजरा अभिलेख है उसमें अशोक का अशोक आ गया, अशोक का अशोक के नाम से जाना गया। किसमें? मस्की और गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक के से जाना गया है, ठीक है। तो मस्की और गुजरा जो अभिलेख है उसमें अशोक को अशोक कहा गया, ठीक है। उसके बाद ये वो है कि जो सिन्हल अनुश्रुतियां हैं उसके अनुसार कहा है अशोक ने अपने 99 भाइयों को हत्या करके और एक गद्दी पर बैठा था, लेकिन अन्य जगह इसको पुष्टि नहीं किया गया है। तो लिख लीजिए, कोई सिंगल अनुश्रुति में, चलिए चलिए सिंहल अनुश्रुति सिंहल अनुश्रुतियों में ऐसा माना गया है कि अशोक ने अपने अपने 99 भाई को हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी, गद्दी प्राप्त की थी। परंतु अन्य अन्य स्रोतों में इसकी पुष्टि नहीं है, चलिए देखिए, जो सिन्हल अनुश्रुतियां हैं उसमें ऐसा माना जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाई को, कितना? 99 भाई को हत्या करके 99 भाई को हत्या करके 99 भाई को हत्या करके कितना? 99 भाई को हत्या करके गद्दी प्राप्त किया था। परंतु अन्य स्रोतों में इसका पुष्टि नहीं है। ये सिर्फ ये सिंहल अनुश्रुतियां हैं, इसमें सिर्फ बताया गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी, ठीक। चलिए हो गया। चलिए इससे आगे चलते हैं कि अशोक ने अपने 90 वर्ष में, कितना में? 90 वर्ष में कलिंग युद्ध किया था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। तो चलिए इससे आगे लिखते हैं मेरा अगला पॉइंट। चलिए इससे आगे इसी में इससे आगे लिखिए कि अशोक ने अपने
अशोक ने अपने, ठीक है, अशोक ने अपने शासन के 90 वर्ष में कलिंग युद्ध, ठीक है, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में किया और कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंग पर विजय प्राप्त किया, विजय प्राप्त किया और मगध में मिलाया, मगध में मिलाया, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि अशोक ने अपने शासन काल के 90 वर्ष में कलिंग युद्ध किया। यहाँ पे ये पॉइंट देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये जो कलिंग युद्ध हुआ था ये 261 में ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछता है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसने विजय प्राप्त करता है और इन्हें मगध में मिला देता है, ठीक है। तो यहाँ समझ आएगा कि अशोक ने अपने शासनकाल में 90 वर्ष में कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में किया और कलिंग पे विजय प्राप्त की और उसे किसी में मिला लिया, मगध में मिला लिया, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। यहाँ से मेरा अगला पॉइंट देखिएगा, मेरा अगला पॉइंट है, मेरा अगला पॉइंट अशोक के, देखिए अशोक के 13वें अभिलेख में, 13वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख में, अशोक के 13वें शिलालेख में कितना नंबर है, 13 नंबर का 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध का वर्णन है, ठीक है। तो अशोक के जो अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन पूछता है। कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है, तो 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व में होता है, ठीक है, अशोक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, अगला मेरा पॉइंट है, मेरा अगला पॉइंट यहाँ से है, देखिए कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। जो कलिंग युद्ध था, कलिंग युद्ध में क्या किया था, कलिंग युद्ध के बारे में थोड़ा सा, ये कलिंग जो युद्ध हुआ था ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। इसमें क्या होता है कि अशोक ने बच्चा, औरत और मर्द कोई भी हो, सभी पे इतना मार काट किया कि इसका हृदय परिवर्तन हो गया था। क्या हृदय परिवर्तन हो गया था, क्योंकि छोटा छोटा बच्चा जो गोदी में था उसको भी ये मार दिया था। इतना था, खून की नदियां बहा दिया था कलिंग युद्ध के समय में। कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ था, इसे तहस नहस कर दिया था। तहस नहस होने के बाद कारण जब इसने सोचा कि हम छोटा छोटा बच्चा को भी मारते हैं, तो इसका हृदय परिवर्तन हुआ और हृदय परिवर्तन होने के कारण इसने अपना सब चीज तलवार उसी समय छोड़ दिया कि आज के बाद उसने प्रण ले लिया कि हम तलवार नहीं पकड़ेंगे और हृदय परिवर्तन हुआ। हृदय परिवर्तन के फलस्वरूप इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। तो देखिए कि कलिंग युद्ध के बाद, चलिए इसे आगे लिखते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद, देखिए मेरा पॉइंट कि कलिंग युद्ध के बाद, देखिए कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म अपना लिया था। इससे पूर्व हुआ, देखिए इससे पहले
वह शैव धर्म को मानता था, शैव धर्म को मानता था। क्या शैव धर्म। तो कलिंग युद्ध के बाद क्या होता है कि बौद्ध धर्म को अपना लेता कौन, अशोक। अशोक ने क्या बौद्ध धर्म को अपना लिया। इससे पहले वह शैव धर्म को मानता था। क्या शैव धर्म को मानता था। ठीक है, चलिए अब इसे आगे चलते हैं। अभी जो अशोक को जो ये बौद्ध धर्म को शिक्षा दिया था, लिख लीजिए अगले पढ़ लीजिए। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा, धर्म की शिक्षा उपगुप्त द्वारा दिया गया था। उपगुप्त ने दिया था। ठीक, तो बौद्ध धर्म की शिक्षा इसे किसने दिया था, उपगुप्त ने दिया था। तो पता है अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया था, तो उपगुप्त ने दिया था। ठीक है, अब अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद एक हम चलिए अब हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं कि अशोक के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल के महत्वपूर्ण वर्ष। ठीक है, ये मेरा हेडिंग है कि अशोक के शासन काल के महत्वपूर्ण वर्ष। अब इसमें देखिए कि क्या क्या इन्होंने किया था। तो सबसे पहले हम लेते हैं 90 वर्ष। ठीक है, 90 वर्ष में इन्होंने क्या किया था, कलिंग पे विजय प्राप्त किया था। कलिंग युद्ध किया था। कलिंग युद्ध किया था कितना, शासन काल में 90 वर्ष में, कब 261 BC में, डेट नहीं लिखना। कलिंग युद्ध किया था। ठीक है, 90 वर्ष में। अब इसके बाद 10वें वर्ष में क्या किया था, 10वें वर्ष में इन्होंने बौद्ध गया की यात्रा किया था। बौद्ध गया की यात्रा किया था क्योंकि यहाँ पे महात्मा बुद्ध को क्या मिला था, ज्ञान की प्राप्ति मिला था। और जब बौद्ध धर्म को अपना लिया था इसलिए यहाँ पे गए थे बोध गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 12वें वर्ष। 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा किया था। निगाली सागर की यात्रा किया था। निगाली सागर की यात्रा किया था 12वें वर्ष में। ठीक है, उसके बाद चलते 13वें वर्ष में। 13वें वर्ष में इसने धम्म का जो धम्म है, धम्म का शिलालेख का आंकलन किया था। शिलालेखों का आंकलन किया था। आंकलन, ठीक है। तो 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेख था, उसको आंकलन किया था। और इससे आगे चलते हैं, हमने 14वें वर्ष में धम्म महापात्रों की नियुक्ति किया था। धम्म महापात्रों की नियुक्ति किया था। तो चलिए, तो 14वें वर्ष में क्या था, धम्म महापात्रों की नियुक्ति किया था। उसके बाद मेरा लास्ट है एक 20वें वर्ष में इसने 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा किया था। लुम्बिनी की यात्रा किया था और यहाँ जाकर इन्होंने कार्य को 1/8 कर दिया था। याद रखिएगा, कार्य यहाँ जाकर हटा दिया था, 1/8 कर दिया था। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, फिर से थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले 9वें वर्ष में शासन के 9वें वर्ष में इसने कलिंग युद्ध किया। 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा किया, क्योंकि जब हृदय परिवर्तन हुआ तो कलिंग युद्ध के बाद 261 BC में हृदय परिवर्तन होता है। हृदय परिवर्तन के फलस्वरूप इसने 10वें वर्ष में बोध गया जाते हैं और 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा करते हैं। 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेख है, उसको आकलन करते हैं। और 14वें वर्ष में धम्म महापात्रों की नियुक्ति होता है और 20वें वर्ष में उन्हें लुम्बिनी की यात्रा करता है। और लुम्बिनी की यात्रा करते समय अशोक ने कर को घटाकर 1/8 कर देता है। ठीक है,
अब इसके बाद हम चलते हैं कि अशोक ने धर्म को प्रचार के लिए, अब इसके बाद बोला लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं हम, इससे आगे नोट में लिख लीजिएगा, 2-3 पॉइंट है। तो मेरा पहला पॉइंट है कि अशोक ने इस तरह से लिख लिया, इसका बेटा था, बेटा एक बेटी थी, ठीक। बेटा का नाम था महेंद्र, इसका नाम था संघमित्रा। संघमित्रा एक बेटा एक बेटी था। इन दोनों को बेटा है बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए, श्रीलंका भेजा। कहाँ पे? श्रीलंका भेजा, देख लीजिए कहाँ भेजा, श्रीलंका भेजा। तो अशोक को एक बेटा था, उसका नाम था महेंद्र, एक बेटी थी, उसका नाम था संघमित्रा। तो बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था, ठीक है। श्रीलंका इन दोनों को भेजा था, मेरा पहला नोट है, ठीक। और एक अगला नोट लीजिए, दूसरा नोट, एक मेरा पहला होगा, दूसरा लिख लीजिए। दूसरा जो तीसरा बौद्ध संगति हुआ था, जो तीसरा बौद्ध संगति, तीसरी बौद्ध संगति इसी के शासनकाल में, आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ, ठीक है। तो तीसरी बौद्ध संगति था जो इसी के शासनकाल में, कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में। पूछता है कि तीसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में और कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था, अशोक के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद अशोक ने लगभग 37 वर्ष तक शासन किया था, फिर 232 में इनको डेथ हो जाता है, और इनको डेथ के फलस्वरूप, आगे चलते हैं, इनको डेथ के फलस्वरूप देखिए अब क्या होता है कि लगभग तीसरा नोट लीजिए कि 37 वर्ष तक अशोक शासन करता है, अशोक शासन किया 37 वर्ष तक इसने शासन किया। उसके बाद 232 में इनको डेथ हो जाता है, 232 में इनकी मृत्यु हो जाता है, मर जाते हैं, हो जाता है। जब डेथ हो जाता है तब अशोक के बाद इसमें 10 उत्तराधिकारी, छोटे छोटे उत्तराधिकारी रहता है, लेकिन सबसे लास्ट में ना मौर्य वंश का अंतिम शासक, इसमें लिख लीजिए क्या? मौर्य वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक वेदरथ था। कौन सा? वेदरथ था, ठीक, वेदरथ था, ठीक है। अंतिम शासक कौन था? वेदरथ था। अब ये अंतिम शासक एक लगभग जो मौर्य वंश चला था, एक और लिखते हैं मौर्य वंश 137 वर्षों तक चला था, वर्षों तक मौर्य वंश चला था, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का समय था कितना? 137 वर्ष तक मौर्य वंश चला था, ठीक है। और अंतिम शासक कौन था? वेदरथ था, ठीक है। अब इसके आगे चलना है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का उत्थान कैसे हुआ, और जैन धर्म के बारे में देखते हैं, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए।